तो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि हम लोगों ने कल जहां पर स्टॉप किया था। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या जिसको हम लोग ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी बोलते हैं, असल में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। ये दो डिफरेंट बातें हैं, एक ही टॉपिक के अंदर दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं कि इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट की चेन और फिर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ये दोनों मिल के एक पूरे का पूरा टॉपिक बनाते हैं। ठीक है, सो वी विल फोकस ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फर्दर। तो हम लोगों ने कल जो बातें पढ़ी थी, उन बातों में अगर आप पुरानी वीडियो देखें, कल वाली वीडियो, तो आप लोगों को मालूम होगा, या कल जो बच्चे हमारे साथ मौजूद थे उन्होंने समझा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चल रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एक माइटोकॉन्ड्रिया बना लूं, ठीक है, और इस माइटोकॉन्ड्रिया, इतना बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बना दिया, ठीक है, और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैं एक इनर मेम्ब्रेन भी बना लूं। ये ठीक है, तो ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन, और ये वाली इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हम लोगों ने कल जो देखी थी, एक इंटरनली हमारे पास ये जो यहाँ पर जो चीज है, जो अंदर मटेरियल है, दैट मटेरियल इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है, और ये इनर, ये आउटर मेम्ब्रेन स्पेस जो है यहाँ पे, ये स्पेस अलग है। ठीक है, ये वाली आउटर मेम्ब्रेन स्पेस है। ठीक है, तो हम लोग इसको आज हम लोग डिटेल में देखेंगे कि इनके अंदर कैसे और क्या हो रहा है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने जो बातें देखी थी वो ये, हम लोग यहां तक पहुंचे थे कि हमारे पास NAD और FAD जब मैट्रिक्स में, जो कि क्रेब्स साइकिल हमारे पास चल रहा था, ये जो क्रेब्स साइकिल हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर था, इससे जो हमारे पास NADH+H+ प्रोड्यूस हुआ या FADH2 प्रोड्यूस हुआ, ये एनर्जी को हम लोगों ने कैश करना है। इसमें से हम लोगों ने एनर्जी को निकालना है, इसमें से हम लोगों ने ATP प्रोड्यूस करने हैं। क्या प्रोड्यूस करने हैं? एट द एंड हमें क्या चाहिए? ATP। इस ATP को निकालने की खातिर यहां पर अभी हमें कुछ स्टेप्स को समझना होगा। वो स्टेप्स मैं आप लोगों को पहले थोड़े से आसान लफ्जों में बताऊंगा, कल मैं आपको थोड़ा सा उसको डिफिकल्ट करके बताऊंगा। ठीक है, सो अगर आप लोग यहां पर देखें कि ये जो हमारे पास NAD और FADH2 हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर हमें एनर्जी देंगे। ये अब हमें एनर्जी कैसे देंगे? ये अब हमें एनर्जी कुछ स्टेप्स में देंगे, किसी तरीकाकार से देंगे, एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म से देंगे। कैसे देंगे? अब ये देखिए, समझे? अच्छा, हमारे पास मौजूद होते हैं कुछ, देखें, रूम्स होते हैं हमारे पास। क्या होते हैं? रूम्स, या आप ऐसे कहें कि ये फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज। इसको मैं रूम नंबर 1 कहता हूं, इसको मैं रूम नंबर 2 बोलता हूं। ठीक है, इसको मैं रूम नंबर 3 बोलता हूं।
ये रूम नंबर 3 और ये रूम नंबर 4 और ये यहां पर आके रूम नंबर 5। समझ आएगी बात की? ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 5 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ये 5 कंपार्टमेंट्स कहां पर हैं? मैंने कहां पर बनाए? इनर मेम्ब्रेन के ऊपर, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के ऊपर मैंने बनाया, आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं बनाया। असल में ये हमारे पास हैं प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। ये क्या चीजें हैं? ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्सेस, और ये कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं, और ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ये प्रोटीन के बने होते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5। ये 1 2 3 और जो 4 और जो 5 है, इनके अपने अपने काम हैं। ये जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर यहाँ पर 1 2 3 4 लगे हुए हैं, ये अपने अपने फंक्शन करते हैं, और असल में ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की फैक्ट्रियां हैं। ये ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की फैक्ट्रियां हैं। इनके अंदर से गुजर के इलेक्ट्रॉन हमें एनर्जी देगा, हमारे लिए चीजें बनाएगा, और सारे के सारे काम इसी के अंदर होंगे। ठीक है? अब होता यूं है कि मैं इनको यहां पर से मिटा लेता हूं। आप लोगों ने जस्ट ये याद रखना है कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस हैं, और ये इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन को भी मैं यहां से मिटा देता हूं। ठीक है? आप लोगों को समझ आ गया कि ये मेम्ब्रेन्स हैं। ठीक है? मैं इसको यहां से खाली कर देता हूं, और इस मेम्ब्रेन को मैं थोड़ा सा यहां पर बड़ा कर मोटा कर देता हूं। ठीक है? ये मोटी हो गई। ठीक है? ये आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है? समझ आइए? अब देखें, जो क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस से NADH प्लस आया था, और FADH2 आया था। याद है ना? ये जो दो चीजें एनर्जी के जो पैकेट्स हमारे पास बने थे, क्रेब्स साइकिल के अंदर भी बने थे और ग्लाइकोलाइसिस के अंदर भी बने थे, इनसे हम लोगों ने निकालनी है एनर्जी। मैंने कल आप लोगों को बताया कि NADH और FADH में एनर्जी कहां पर है? ये हाइड्रोजन के अंदर है। कहां पर है? हाइड्रोजन के अंदर है। ये वो पैकेट्स हैं जो कि हाइड्रोजन इस एनर्जी को लेकर जा रहे हैं, और ये एनर्जी किस फॉर्म में है? ये एनर्जी असल में इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में है। जो कि इस हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन है ना, ये वो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में है जो कि यहां पर ये ट्रांसफर करने वाले हैं। तो असल में होता यूं है कि ये जो NAD है, NADH, ये कॉम्प्लेक्स 1 की तरफ आएगा, और ये जो FAD है, ये कॉम्प्लेक्स 2 की तरफ आएगा। यानी ये वो फैक्ट्रियां हैं, ये फैक्ट्री में ये वाला माल आएगा। यानी NAD को कल मैंने गधा कहा था, ट्रैक्टर कहा था, जो कि अपने ऊपर लाद के ला रहा है इलेक्ट्रॉन को, ये लेकर आता है इस फैक्ट्री में लाता है, और इसे देता है कि ये लो और इसमें से अपनी एनर्जी निकालो। तो NAD कॉम्प्लेक्स 1 की तरफ आएगा, FAD कॉम्प्लेक्स 2 की तरफ आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि NAD कॉम्प्लेक्स 2 की तरफ चले जाए और FAD कॉम्प्लेक्स 1 की तरफ चले जाए, यानी ये इसमें से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। समझ आई बात की? तो जब NADH प्लस अपना इलेक्ट्रॉन लेकर इधर आता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है। क्या देता है इसको? अपना इलेक्ट्रॉन। और जब FADH2 इधर आता है, तो ये इसको अपना क्या देता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है?
अब ये जो इलेक्ट्रॉन इनके पास आ चुके हैं, ये हमारी जरूरत की चीज है, इसने आगे जाना है, यही टारगेट है। NADH आया, इसको अपना इलेक्ट्रॉन दिया, FADH आया, इसको अपना इलेक्ट्रॉन दिया। अब आपको मालूम है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहां से फ्लो करेंगे इधर की तरफ। ये जो यहां से फ्लो करते हैं, ये ऐसे ही फ्लो नहीं करते, इनको यहां से ले जाने की खातिर एक ट्रांसपोर्टर आएगा, एक तीसरी चीज आएगी जो कि इनको उठा के लेके जाएगी। यानी आप इस तरह से समझे कि गधे माल लेकर आए या ट्रैक्टर में माल आया, यहां पर प्रोड्यूस हुआ, लेकिन दोबारा से गधों के ऊपर नहीं जा सकता, दोबारा ये इस चेन के अंदर जो ट्रांसपोर्टर है वो लेकर जाएगा। यानी अब इस कंपनी की अपनी गाड़ी लेकर जाएगी। मैं आपको इसकी आसान एग्जांपल बताता हूं। एटॉमिक एनर्जी में जबकि एटम, जहां के एटम बम बनाया जाता है, तो वहां पर ऐसे होता है कि जब कोई वहां पर एंड टू एंड जो है, तो इस तरह से लैब्स होती है। एक लैब को अगर कोई मटेरियल मिलता है ना, तो जो गाड़ी लेकर आती है उसे ये मालूम नहीं होता कि मैंने इसको दे दिया, इसने आगे क्या करना है और ये आगे कैसे जानी है। फिर जहां पर कि उसका अपना प्रोसेसिंग उस चीज में से जो भी निकालनी है वो निकाली जाती है, फिर वो अपनी चीज को दूसरी लैब की तरफ भिजवाते हैं ऐसे ट्रांसपोर्ट के जरिए जिसका दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है, आप ये समझे कि ये लैब्स है, तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, ये आगे जाएंगे एक तीसरे कैरियर के जरिए। कहां जाएंगे? इधर जाएंगे, ठीक है, इधर कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ जाएंगे। तो ये वाला जो कैरियर है, जब ये आएगा, तो आप लोगों ने देखा होगा ABC जब आप लोगों ने पढ़ी थी, तो उसमें A फॉर एप्पल था, B फॉर बॉल था, C फॉर कैट था, तो Q फॉर क्या था? Q फॉर क्वीन था। तो हम लोग भी यहाँ पर क्वीन को Q से तशबीह देंगे। तो यहाँ पर एक आती है क्वीन, एक क्वीन आती है, और ये क्वीन अपने हाथों से ये इलेक्ट्रॉन अपने सर के ऊपर उठा के, अपने हाथों से ये इलेक्ट्रॉन अपने सर के ऊपर उठाती है। एक यहां से लिया, एक यहां से लिया, और ये हाथों पर उठा के यहां से भी और यहां से भी इलेक्ट्रॉन लेकर कहां लेकर जाती है? यहां लेकर जाती है ये क्वीन। इस क्वीन को हम लोग कहते हैं कोएंजाइम क्यू। ये कोएंजाइम है जो कि इस इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 1 से और कॉम्प्लेक्स 2 से कॉम्प्लेक्स 3 तक लेकर जाएंगे। यानी ये इलेक्ट्रॉन खुद आगे नहीं जा सकते, इनको तो मिल गया ना यहां से और यहां से, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन आगे कैसे जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा कॉम्प्लेक्स 3 तक कोएंजाइम क्यू के जरिए। इस क्यू को मैंने क्वीन का नाम दे दिया ताकि आप लोगों को याद रहे कि कोएंजाइम क्यू आएगा इसमें। ठीक है, समझ आई बात की? अब ये इलेक्ट्रॉन सर जी जी सर, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एनर्जी है ना सर? ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी है ना? एनर्जी है, एनर्जी है। अभी आप फिलहाल, अभी आप ये समझे कि ये इलेक्ट्रॉन, जी आप कुछ पूछना चाह रही है? क्या सर? आप कुछ पूछना चाह रही हैं आगे? ये एनर्जी ही है, ये एनर्जी आगे जा रही है। कोई सवाल है? नो सर, मैं ये कह रही हूँ कि ये जो FeDH2 और NADH से ये आता है, ये इलेक्ट्रॉन, यही एनर्जी है ना? जी जी, ये एनर्जी है, लेकिन अभी तक ये एनर्जी हमें हमारे काम नहीं लगी हुई है। तो ये समझे कि गोश्त आपने मशीन में डाला, आपको कबाब चाहिए, कबाब, आपने मशीन में गोश्त डाला, अभी कीमा हुआ है, अभी इसमें मसाले डलेंगे और फिर आपको प्लेट में सर्व किया जाएगा। अभी ये प्रोसेस में, अच्छा अभी ये प्रोसेस में, ठीक है, अभी आप इसको कंक्लूड ना करें, मैं आप इसको कंक्लूड खुद ही करूंगा, ठीक है। NAD ने इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 को दिया, FAD ने इलेक्ट्रॉन
2 को दिया और उसके बाद इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर कौन गया, कोएंजाइम Q कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ। ये कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 तक इलेक्ट्रॉन ले जाने के लिए एक और गाड़ी आएगी, एक और प्रोटीन मॉलिक्यूल आएगा, एक और कैरियर आएगा जो कि इसको यहां से, इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां से कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है, वो गाड़ी क्या है? वो गाड़ी है, C फॉर क्या था, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। कैट थी ना, तो अब मैं यहां पर एक कैट बना लेता हूं। ठीक है, C फॉर कैट। क्यों C फॉर कैट? क्योंकि यह है साइटोक्रोम C, ये साइटोक्रोम C है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन लेकर जाएगा, साइटोक्रोम C। कहां लेकर जाएगा, अपने सर के ऊपर बिठा के कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ लेकर जाएगा। आसान है, मुश्किल तो नहीं है। जो NAD और FAD बने थे वो कहां गए, कॉम्प्लेक्स 1 की तरफ, FAD कॉम्प्लेक्स 2 की तरफ। ये इलेक्ट्रॉनों को आगे लेकर गया कोएंजाइम Q, कोएंजाइम Q इन इलेक्ट्रॉन को कहां लेकर गया, कॉम्प्लेक्स 3। एक अलग फैक्ट्री थी, इस फैक्ट्री में प्रोसेस होने के बाद ये साइटोक्रोम C कैट वाले एंजाइम के साथ आगे गया कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ। ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। ये जो आपने देखी कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, ठीक है, ये आप लोगों ने देखे ना। और ये है कॉम्प्लेक्स 4। ये असल में 1, 2, 3, 4 ये है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स हैं। ये क्या है, 1, 2, 3, 4 जो है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स। So complexes 1, 2, 3 and 4 are involved in the transportation of electron to the molecular oxygen. कहां लेकर जा रहा है, molecular oxygen यहां पर। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि complex 1, 2, 3, 4 are involved in the transportation of electron. So now electron transport chain, समझ आए कॉन्सेप्ट आया ना? ये है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, बस इतना ही था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आगे अलग कहानी है। 5वीं मंजिल, 5वीं मशीनरी तक अभी मैं नहीं गया, अभी मैं इधर ही हूं। तो 4 नंबर तक हमारे पास जो चीज बनी वो क्या थी, वो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो रही थी। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के ऊपर एक काम हो रहा है और वो बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। और वो काम क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर 4 की तरफ ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन आती है। जब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा ना, आएगा ना, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये क्या बन जाएगा, O नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पर एनवायरनमेंट में अंदर हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में मौजूद होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन की फॉर्म में हाइड्रोजन्स होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में। ये प्रोटॉन आते हैं और इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, H2O। क्या बना लेते हैं, H2O। अब ये हमें पता चला कि जो ऑक्सीजन आप इनहेल करते हैं असल में वो आती है आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए। ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करती है। जब ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करती है तो ये बना लेती है वाटर। तो इस कॉम्प्लेक्स 4 के ऊपर वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। क्या बनता है, वाटर। बस आप लोगों ने आज यहां तक याद रखना है कि 4 कॉम्प्लेक्सेस में इलेक्ट्रॉन कैसे गुजरता है, ऑक्सीजन आके वाटर बनाता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर
हम लोग एक पहाड़ पे खड़े हुए हैं और उस पहाड़ के ऊपर से हम लोग एक पत्थर फेंकते हैं नीचे, पत्थर, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जब हम लोग उसे फेंकते हैं तो बड़ा तेजी से जाते 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 आखिर में जाके स्लो हो जाता है। तो यहाँ पर से जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को भी ऊपर से पहाड़ पर से गुजरते गुजरते ये अपनी एनर्जी यहाँ पर रिलीज करता है। ये देखें एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ये एनर्जी रिलीज हुई और ये यहाँ से गुजरते गुजरते नीचे जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे ना, ये अपनी एनर्जी को रिलीज भी करते रहते हैं। अब ये एनर्जी जब रिलीज होती है, जो कि पोटेंशियल एनर्जी नीचे गिरते 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 जो नीचे आ रही है, इसका मकसद क्या हुआ, अंदर जो हमारे पास प्रोटॉन थे वो बाहर निकलने शुरू होते हैं। ये देखो कॉम्प्लेक्स 1 2 नहीं करता, 3 और 4 यहां पर हाइड्रोजन ग्रेडियंट प्रोटॉन का बाहर आने शुरू हो जाता है। यानी ये सारे का सारा बाहर आउटर मेम्ब्रेन किससे भर जाएगी, ये आउटर मेम्ब्रेन बाहर प्रोटॉन से भर जाएगी। असल में जब ये तो ये एनर्जी रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन बाहर निकलती है। समझ आइए? तो बस आपने जस्ट ये पॉइंट याद रखना है। सर ये ऑक्सीजन कहाँ से आ सर? ये ऑक्सीजन कहाँ से आ गया? हाइड्रोजन कहाँ से आ गया? सर ये कॉम्प्लेक्स ऑक्सीजन ऑक्सीजन यस सर, ऑक्सीजन जो आप ऑक्सीजन सांस लेते हैं, आप ये सांस लेती हैं तो आपके फेफड़ों के थ्रू आपकी ब्लड सर्कुलेशन में जाकर जब ये आपके सेल की तरफ जाता है ना, तो सेल इस ऑक्सीजन को कैप्चर करता है। ये ऑक्सीजन वहां से आता है। असल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मैंने आपको कल भी बताया था, ये जिंदगी के ऊपर दारोमदार है इसका। तो जिंदगी के लिए क्या चीज जरूरी है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमारी जो आप इनहेल कर रही है ना, ये वही वाली प्योर ऑक्सीजन है, कहीं और से नहीं आ रही, आपकी इनहेल्ड ऑक्सीजन है ये, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन आपके वाटर वेपर बना रही है। बस आज के लिए आप लोग इतना याद रखें, अभी हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है। आज के लिए जो आप लोगों ने सीखा ये था कि अभी हम लोगों ने जस्ट स्टेप 1 किया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स 5 की तरफ नहीं गए। असल में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हम लोग कल पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को देखा। NAD FAD जो कि क्रिब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस में बने, वो आके कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के साथ चिपके, इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन इन्हें दिया। ये इलेक्ट्रॉन दोनों कोएंजाइम Q के जरिए कॉम्प्लेक्स 3 में गया। कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 में ले जाने के लिए साइटोक्रोम C आया। साइटोक्रोम C के ऊपर ऑक्सीजन ने आके वाटर मॉलिक्यूल बनाया, क्योंकि ऑक्सीजन आया और जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, ये इन्होंने इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके O नेगेटिव बनाया। जो प्रोटॉन थे उन्होंने इसके साथ मिलके वाटर का मॉलिक्यूल बनाया। तो कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 एंड 4 तक जो चीज हम लोगों ने पढ़ी, इट वाज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन द प्रोडक्शन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। In this process we see complex 1, complex 3 and complex 4 are also involved in the outer proton movement as well, because they are utilizing this electron energy। क्योंकि ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो आगे नीचे काम भी कर रहा है, तो इसकी एनर्जी दर्जे बदर्जे कम भी होती जाएगी, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देखा कि जो इलेक्ट्रॉन मूविंग डाउन दिस हिल था, दिस इज बिकॉज द लेस जो थी वो जो एनर्जी थी, उसकी जो टॉप पे जो एनर्जी थी वो नीचे आते आते कम होती गई,
ठीक है। सो द एक्चुअली द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड एंड यूटिलाइज्ड बाय, यूटिलाइज किसने किया? 1 2 3 4, जो इनकी रिलीज हुई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी वो इन्होंने यूटिलाइज कर दी, यानी इधर ही जो एनर्जी पैदा हुई उन्होंने इधर ही इसको यूज किया हाइड्रोजन के प्रोटॉन को बाहर पंप करने के लिए, और ये प्रोटॉन आउटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर मौजूद होते हैं। हम लोग कल देखेंगे कि ये क्या करते हैं और कैसे आगे जाएंगे। आज आप लोग इस चीज को समझें। अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो अभी मुझसे कर लें, क्योंकि 3 मिनट है, फिर उसके बाद वीडियो ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगी। क्लियर है जी, कुछ लोग इतना मुश्किल टॉपिक देख के भाग भी चुके हैं, लेकिन घबराए नहीं, ये आप लोगों ने एग्जाम देना है, ठीक है। और ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, ये जस्ट मैंने आप लोगों को एक अभी खाका दिया है, पढ़ाऊंगा तो कल। सर क्लियर है। क्लियर है? आप इस तरह से कीजिए। यस सर। मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, आप लोगों ने आज जाकर किताब खोलनी है और जो मैंने पढ़ाया है इस लेक्चर को सामने रखो और फिर किताब में देखो, आप लोगों को समझ आ जाएगी कि मैंने आप लोगों को क्या बताया, ठीक है। मैंने आज आपको टेक्निकल कोई बात भी नहीं बताई, जस्ट कहानी सुनाई है, कोई टेक्निकल नहीं था। आप लोगों ने आज बुक खोलनी है और बुक खोल के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को पढ़ना है, फिर आप लोगों को समझ आएगी कि मैंने जो पढ़ाया उसमें और बुक में कितना फर्क था। असल में जो मैंने आप लोगों को स्केच किया है ना, ये स्केच जरूरी है, वरना आप कहानी को कभी भी नहीं समझ सकेंगे, ठीक है। आई अंडरस्टैंड कि ये मुश्किल है, मगर आप लोगों के लिए जरूरी है। अच्छा, ठीक है।